Hello students, welcome to class 10th and today we are continuing our chapter number first of civics. तो देखिए हम civics का जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और इसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको देश जो हमारा बेल्जियम था, जो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हमने श्रीलंका के विषय में पढ़ा था और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। आज का जो ये हमारा विषय है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने आपको दो देशों के बारे में बताया, हमने जो है सबसे पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने जब श्रीलंका के बारे में मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में जो है दो गुटों के मध्य जो है बड़ा तनाव था। कौन से सिंगली भाषी, जो सिंगली भाषा बोलते हैं, और तमिल भाषी। तो जो सिंगली भाषी थे वो वहाँ पर 74% थे, जो मतलब सिंगली भाषा को बोलते थे और जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, बहुसंख्यक थे ये। और जो तमिल भाषी थे ये केवल 18% थे, जो अल्पसंख्यक थे। उसमें से भी कुछ तो वहाँ के मूल निवासी थे, जो मतलब श्रीलंका में ही जिनका जन्म हुआ था, जो जन्म से वहीं पर रहते थे। और लेकिन कुछ उनमें से तमिल भाषी ऐसे थे जो भारतीय मूल से, यानी कि भारत से अंग्रेज़ों के द्वारा ले जाए गए थे, ले जा करके वहाँ पर उनको बसाया गया था। तो तमिल जो थे वो मुख्य रूप से जो है उत्तर और उत्तरी पूर्व प्रांतों में बसे हुए थे। मैं आपको इस टॉपिक के बाद, इसके बाद मैं आपको मैप के माध्यम से भी समझाऊंगी। तो ये देखिए, जो सिंगली थे उनका जो था धर्म बौद्ध था, यानी वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। बहुसंख्यक थे, 74% थे पूरे देश में जो सिंगली भाषा बोलते थे। और जो तमिल थे वो हिंदू और मुस्लिम, यानी कि जो तमिल भाषी थे, तमिल भाषा बोलने वाले थे, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे, दोनों ही जाति को मानने वाले लोग थे। और जो इसमें जो थे 7% ऐसे लोग थे जो ईसाई धर्म को मानते थे, जो सिंगली भी बोलते थे और तमिल भाषी दोनों ही बोलते थे। तो अब ये देखिए, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट के माध्यम से बताती हूँ कि विवाद क्या था असल में। जो यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम वो क्या थी श्रीलंका में, कि जो है तमिल भाषी कम थे और सिंगली भाषी ज़्यादा थे। तो ये देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, इसको हम बताते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, जिस तरह से आपको पता है 1947 में भारत आज़ाद हो गया था और उसकी आज़ादी के बाद 1 साल बाद जो है श्रीलंका भी आज़ाद हो गया था, यानी स्वतंत्र हो गया था। ये मतलब 1948 में ये जो है श्रीलंका आज़ाद हो गया था, आज़ादी को प्राप्त कर चुका था। तो इसमें देखिए, जो मैंने आपको बताया है पहले, जो सिंगली समुदाय था उसका बड़ा दबदबा था, क्योंकि उसकी परसेंटेज ज़्यादा थी। सिंगली भाषा बोलने वाले की जो संख्या वो ज़्यादा थी, 74% थे ये लोग। तो ये लोग आते थे बहुसंख्यकवाद में। और क्या हुआ, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिंगली भाषा जो है वहाँ पर एकमात्र ऐसी भाषा थी जिसको वहाँ की जो है राजभाषा घोषित कर दिया गया था वहाँ की सरकार के द्वारा। तो जब सिंगली को श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दिया तो इससे जो है तमिल लोग नाराज़ हो गए और जो है ये विवाद का कारण बना। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि विवाद असल में क्या था। तो विवाद ये था कि वहाँ की सरकार ने जो है सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया। वहाँ के जो तमिल लोग रहने वाले थे उन्हें लगा कि जो वहाँ की सरकार है वो सिंगलियों को जो है सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों को ज़्यादा महत्व देती है, तमिलों को वो मतलब तमिलों के साथ जो है वो मतलब भेदभाव करती है। तो ये उनका विचार था। इसके बाद देखिए, मैं आपको जो है वहाँ के ये मैप के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। श्रीलंका का मैप है ये, इसके माध्यम से देखिए, जो ये येलो कलर में है ये सिंगली भाषी हैं। तो आप देख रहे हैं इनकी जो संख्या है वो कितनी ही ज़्यादा है। और इधर देखिए जो ऑरेंज है ये हैं तमिल बोलने वाले लोग। ये जो वो तमिल हैं जो श्रीलंका में ही जिनका जन्म हुआ था, यानी श्रीलंका के मूल निवासी थे। इसके बाद देखिए, जो ये
जो बीच में जो ब्राउन कलर है, ये देखिए, ये है इंडियन तमिल, यानी कि जो भारत से ले जाए गए, अंग्रेज़ों के द्वारा जो ले जाए गए थे भारतीय गुलाम बना के, ये वो लोग तमिल हैं जो वहाँ पर तमिल भाषा बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे ब्राउन डॉट हैं, ये भी तमिल हैं, तमिल भाषी हैं, लेकिन ये जो है मैंने आपको बताया था, तमिल भाषा भी, जो तमिल बोलने वाले लोग हैं, ये भी दो भागों में डिवाइड हैं। तो ये जो डार्क ब्राउन है, ये है जो हिंदू धर्म वाले हैं, और ये जो ब्राउन है जो, ये हैं आपके मुस्लिम धर्म बोलने वाले लोग। तो ये मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिया, सारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए कि हमने अभी जो किया है ऊपर, श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद था, और जिसके कारण उन्हें जो है सिंगली भाषा को राजधर्म बना दिया, और उनका दबदबा बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर कायम हो गया। तो उससे हुआ क्या है, गलत क्या हुआ उससे, कि तमिलों के साथ गलत क्या हुआ, मतलब असली जो विवाद है, ये देखिए। अब आप इन पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, आप वन बाय वन मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, सिंगली भाषा को यहाँ की राजभाषा घोषित कर दिया, जिससे क्या हुआ, तमिल लोग नाराज़ हो गए। दूसरी उन्होंने क्या किया कि सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को प्राथमिकता की जो है नीति अपनाई उनके सिंगलियों के प्रति। यानी कि अगर वहाँ पर कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसमें सबसे पहले सिंगली लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि उनको मतलब ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उसके बाद मतलब जो है तमिलों की बारी आएगी। तो इससे भी वहाँ के जो तमिल लोग थे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। अगला देखिए, सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान कर दिया, क्योंकि सिंगली लोगों का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। इससे भी जो है वहाँ जो तमिल भाषीय बोलने वाले लोग हैं, जो हिंदू और मुस्लिम थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो इन सरकारी फैसलों से तमिल जनता इतनी ज़्यादा नाराज़ हुई, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। तो इन्हें लगा कि यहाँ की जो सरकार है और जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो तमिल जनता के बिल्कुल ही खिलाफ़ हो चुके हैं, यानी कि वे उनका किसी भी प्रकार से भला नहीं चाहते। तो इसके कारण उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, आवाज़ उठाने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टियाँ जो है, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई उन्होंने। तो पार्टी बनाने का मेन मकसद यही था कि ये जो पार्टी बनेगी, ये जो है तमिल लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी और जो है उन्हें उनका अधिकार दिलवाएगी। तो जब पार्टी बनी, तो पार्टी बनने के बाद दोनों इन गुटों में जो है संघर्ष शुरू हो गया। तो संघर्ष किन मांगों को लेकर हुआ था, ये हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। हमारा जो ये विषय है, ये है निम्नलिखित मांगों के लिए संघर्ष। तो दोनों गुटों में संघर्ष किन मुद्दों को लेकर हुआ, ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहली मांग क्या थी? सबसे पहली मांग तमिलों की क्या थी कि ये जो तमिल भाषा है, ये बहुत अच्छी भाषा है और इसे ही यहाँ की जो है राजभाषा घोषित की जाए। और दूसरी मांग क्या थी कि जो शिक्षा का अधिकार बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए, सभी को समान रूप से होना चाहिए। और उसके बाद जो रोज़गार है, रोज़गार के अवसर भी सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो यानी शिक्षा और जो रोज़गार पर है, ये देश के सभी नागरिकों को समान रूप से मिलने चाहिए। तो इन मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने अपना एक उग्र संगठन बनाया, जिसे लीटे कहा जाता है। यानी कि उन्होंने जो अपना, मैंने आपको बताया अभी, जो पिछले उसमें पॉइंट बताया था हमने कि राजनीतिक पार्टी बनाई। तो वो राजनीतिक पार्टी यानी एक ऐसा उग्र संगठन जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाता था, उसके लिए उन्होंने एक जो नया संगठन बनाया जिसे लीटे कहा गया। तो इस गुट के बनने के बाद क्या हुआ कि इन सारे मुद्दों के कारण इन दोनों गुटों में जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और जो है श्रीलंका में गृह युद्ध का माहौल होने लग गया। यानी कि आपस में आपसी अधिकारों के लिए इन दोनों गुटों में आपसी जो झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा होने लगा। तो गृह युद्ध का माहौल श्रीलंका में हो गया। तो देखिए, मतलब जहाँ एक और श्रीलंका में जो है गृह युद्ध का माहौल था, वहीं हम देखते हैं कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम की सरकार ने मतलब वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ पे भी जो मुद्दा था वो भाषा को लेकर था। लेकिन देखिए, वहाँ की जो सरकार ने दोनों
दोनों देशों में देखिए कितना अंतर है। एक देश की सरकार तो है जो लड़ाई झगड़ा, जो वाद विवाद मिटाने का प्रयास भी नहीं कर रही और एक भाषा बोलने वाले लोगों को अधिक महत्व दे रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए हम पढ़ेंगे बेल्जियम की समझदारी, यानी बेल्जियम देश में भी जो सेम मुद्दा था, क्योंकि वहाँ पर भी जो है भाषा को लेकर के विवाद था, लेकिन वहाँ की सरकार ने देखिए क्या समझदारी जो है वो निकाली। वो ये देखिए वन बाय वन। बेल्जियम जहाँ पर डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा के जो लोग थे, जो जर्मन भाषा बोलते थे, ये 3 प्रकार की जो भाषा वहाँ बोली जाती थी, इनमें जो है आपस में विवाद चल रहा था। ठीक है। वहीं जो दूसरी ओर देखिए श्रीलंका में भी सिंगली और तमिल लोगों के बीच में जो है वाद विवाद चल रहा था। तो बेल्जियम ने सबसे बड़ी समझदारी का कदम क्या उठाया? बेल्जियम के नेताओं ने जो है क्षेत्रीय अंतर को पहचान लिया। क्षेत्रीय अंतर यानी कि देखिए वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, वहाँ की जो है संस्कृति विविधता, ये सभी में अंतर था। तो उन्होंने इस अंतर को स्वीकार किया कि सभी जो भी भाषी हैं, जो भी संस्कृति धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, यानी कि सभी समान हैं। उन्होंने इस अंतर को जो है बड़ी खुशी से, समझदारी से स्वीकार किया। और जो दूसरा पॉइंट है वो देखिए 1970 से लेकर के 1970 और 1993 इनके बीच में इस समय अवधि में इन्होंने क्या किया? संविधान में 4 बार संशोधन किया। संशोधन का मतलब होता है सुधार किया, कि जो सभी लोग हैं, चाहे वे फ्रेंच बोलने वाले हों, चाहे वे डच बोलने वाले हैं या जर्मन बोलने वाले हैं, सभी लोगों का जो है, सभी लोगों की भावनाओं का उन्होंने बराबर सम्मान किया। क्यों किया? ताकि जो है देश में सुख शांति बनी रहे। जिस तरह से श्रीलंका में गृह युद्ध का माहौल था, ऐसा माहौल वहाँ पर ना हो, इसीलिए जो है वहाँ की सरकार ने जो है संविधान में कई बार संशोधन किए। तो संशोधन का जो है फ़ायदा वहाँ की जो है आम जनता को हुआ, ताकि मतलब उनमें आपसी जो है प्रेम सद्भावना बनी रही। लेकिन इसके विपरीत श्रीलंका में मैंने आपको पहले बता दिया कि वहाँ पर गृह युद्ध का माहौल हुआ, वहाँ की सरकार ने इस बात की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आसानी से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसे ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है ये और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप इसे बार बार देखिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।